गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में। और प्रीलिम्स एग्जाम हो गया है और बहुत सारे छात्र जो मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे। तो एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में हमने आपको बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं। हाल ही में जो आप देखिएगा जो 66 यानी कि जो 66वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको जो मातृत्व संशोधन अधिनियम है, जिसे आप लोग मातृत्व हित लाभ अधिनियम या प्रसूति हित लाभ अधिनियम कहते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, वह संशोधन को लेकर के पूछा गया था। यानी कि 2017 में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधन हुआ है, उस हालिया संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत आपको इसके प्रावधान की चर्चा करना था। तो आप सभी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं कि 66 बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर अवलोकन करें। क्योंकि अब जो एलएसडब्ल्यू के संबंध में ट्रेंड चला है कि अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सेगमेंट में बट करके पूछ रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक ही एक्ट आपको दे दिया जाता था, वो 50 मार्क्स का होता था। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम आप देखिएगा कि एक अगर क्वेश्चन है तो इसमें ए और बी इस तरीके से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक में भी आंसर देना है और दो में भी आंसर देना है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको दो प्रश्न को जवाब देना है ए बी, तब जाकर के आपके एक प्रश्न कंप्लीट होंगे। तो इस तरीके का ट्रेंड जो है एलएसडब्ल्यू में बढ़ता चला आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप सेगमेंट में बांट करके क्वेश्चन को लिखते हैं तो अंक ज्यादा आने की संभावना होती है। जबकि एक ही अगर प्रश्न को ज्यादातर लिखते हैं, ज्यादा लंबा लिखते हैं, तो अंक कम आने की संभावना होती है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है और इसीलिए उम्मीद है कि अब जो आप एलएसडब्ल्यू का रिजल्ट देखेंगे, मार्क्स देखेंगे, तो इसमें कुछ सुधार हुआ है। पहले की तुलना में अब मार्क्स थोड़ा अच्छे आने लगे हैं एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने पीटी एग्जाम पास कर लिया, अभी आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिन पहले जो है पीटी का जो रिजल्ट है वो ही प्रकाशित कर दिया गया। 11,000 समथिंग विद्यार्थियों ने पीटी की परीक्षा पास की है। हालांकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा कट ऑफ क्या गया नहीं गया, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी से अगर आप एग्जाम की तारीख देखेंगे तो 29 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। यानी कि मेरे हिसाब से आपके पास मैक्सिमम 30 डेज का समय है। बाकी 35 डेज छोड़िए, 30 दिन का आपके पास समय है, एक माह का समय है। और कई सारे विद्यार्थी जो है वह इस उधेड़ बुन में फंसे हुए थे कि प्रीलिम्स पास करेंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसे कंडीशन में उन्होंने मेंस की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं किया है। या फिर हमें जो डाटा प्राप्त हुआ है, अभी 60% ऐसे विद्यार्थी प्रीलिम्स में पास किए गए हैं जो कि मेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते, जिनका मेंस मतलब अभी तक मेंस दिए नहीं है। वन लाइनर एग्जाम, वन डे एग्जाम कई बार दिए हैं, लेकिन मेंस को लेकर के उनकी कोई रणनीति है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हमारे पास एक सुझाव है, और वो सुझाव है कि आपके पास समय कम है। और इस समय कम है यानी कि 30 दिन के समय में आपको ऑप्शनल के साथ साथ पेपर 1 पेपर 2 की भी तैयारी करनी है। तो आप इस समय में ऐसे ऑप्शनल का चुनाव करिए जो कम समय में आपको एक अच्छा मार्क्स दे सके। जैसे आप अगर ज्योग्राफी की तरफ जाते हैं, आप अगर हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, आप पॉलिटी की तरफ जाते हैं, तो नो डाउट ये आपको अच्छा मार्क्स देगा। लेकिन कहीं से भी ये एक महीने में तैयार नहीं हो पाएगा। और अगर आप इसे एक महीने में तैयार करेंगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। भले ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद कर लीजिए, या फिर कुछ गैस क्वेश्चन कोई टीचर देते हैं तो उनको याद कर लीजिए, पूरा सिलेबस समाप्त नहीं होगा। यानी कि आपके पास जो 30 डेज का समय है, ये जो 30 दिन का समय है, इस 30 दिन में मात्र एक सिलेबस आपका ऑप्शनल का समाप्त हो सकता है, और वो है एलएसडब्ल्यू। वो एलएसडब्ल्यू है, श्रम एवं समाज कल्याण है, जो आपको 20 से 25 दिन में सिलेबस समाप्त हो जाएगा। आप आसानी से 20 से 25 दिन में इसके सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो 11 एक्ट है। अगर आप देखिएगा तो 11 एक्ट आपको सेक्शन 1 में पढ़ना है, और इस 11 एक्ट में 3 एक्ट आपके पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर आप सिर्फ इस 11 एक्ट को याद कर लेते हैं तो आप 3 प्रश्न आराम से लिख सकते हैं। यानी कि 50% आपका सिलेबस समाप्त, क्योंकि आपको 6 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो 11 एक्ट में आप 3 क्वेश्चन जो है
वो बना लीजिएगा। तो 50% आपका सिलेबस मात्र इस 11 एक्ट में, अगर आप एक दिन में एक भी एक्ट को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो 11 दिन में आपका 11 एक्ट समाप्त हो जाएगा और आप 11 दिन में 50% सिलेबस को समाप्त कर लीजिएगा। दूसरी बात आप देखिएगा कि 3 प्रश्न आपने वहां से लिख दिया, उसके बाद आप देखिएगा कि 2 क्वेश्चन आप जो है वो सोशल सिक्योरिटी से लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी से लिख सकते हैं, जैसे बेरोजगारी है ना, वैश्यावृत्ति, शराबबंदी, भिक्षावृत्ति। 2 क्वेश्चन आपका यहां से फिक्स रहता है, तो 3 2 5 क्वेश्चन अगर आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं तो 20 दिन में आपने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिया। मतलब 80% क्वेश्चन आपने 80% सिलेबस एलएसडब्ल्यू का तैयार कर लिया मात्र 20 दिन में। अब आपको जवाब देना है मात्र 1 क्वेश्चन का, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपने पूरा कर लिए। ये 1 क्वेश्चन के पास आपके पास खुला विकल्प होगा, आप इसका जवाब आईएलओ से दे दीजिए, क्योंकि आईएलओ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में देखिएगा सीडीपीओ के एग्जाम में आईएलओ की कार्य संरचना से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 क्वेश्चन आईएलओ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, औद्योगिक संबंध, औद्योगिक विवाद, है ना। 2 क्वेश्चन आपका यहां से हो गया, मतलब कि अब आपके पास ये 2 को मिला लीजिए तो आपने 7 क्वेश्चन तैयार कर लिया। लेकिन आपको फिर भी जवाब देना है 6, मतलब 1 टॉपिक आपने एक्स्ट्रा तैयार कर लिया। और यहां पर तो मतलब ये फिक्स है कि ऐसा आएगा ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस होने वाली बात नहीं है। तो महज 30 दिनों में आप एलएसडब्ल्यू कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसे कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? अब स्टूडेंट के मन में दुविधा यह होती है कि नंबर कम आते हैं एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में, मार्क्स कम क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपडेट नहीं करते हैं चीजों को। जैसे कि 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हालिया संशोधन जो हुआ है 2017 में, उसके एवज में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों की चर्चा करिए। जितने भी मार्केट में नोट्स हैं वे सभी में संशोधन के बारे में नहीं लिखा गया, हालांकि उन्होंने अलग से प्रोविजन दे दिया है, एक्ट में लिख दिया है, लेकिन आपको यहां पे अपने आंसर राइटिंग में दर्शाना होगा अलग से कि हाँ जो 2017 में संशोधन हुआ है वो क्या संशोधन हुआ है, किन किन एक्टों में सुधार किया गया है, किन किन सेक्शन में सुधार किया गया है, ये सारे आपको एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में देखना होगा। तो आइए आज के क्लास में हम देखते हैं कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एलएसडब्ल्यू का अगर आप 30 दिन का संपूर्ण क्लास करना चाहते हैं, 30 दिन में मैं आपको पूरे एलएसडब्ल्यू कंप्लीट करवाऊंगा विद इन नोट्स, विद इन टेस्ट के साथ। तो आप हमारे नंबर 7909014952 पे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरे सिलेबस में पढ़ाऊंगा और 100% आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में विशेष जानकारी लेना हो या क्लास ज्वाइन करना हो, बहुत ही कम फीस में आपको क्लास मुहैया करवाई जा रही है मात्र 30 डेज में, तो आप जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं, देखिएगा मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमने पिछले क्लास में आपको जो मातृत्व संशोधन अधिनियम 1961 है, ये जो मूल कानून है वह प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 है। इसी में संशोधन किया गया है 2017 में, हालिया में। सिर्फ समय समय पर इनमें कई संशोधन किए गए, लेकिन हाल के संदर्भ में 2017 में इनमें संशोधन किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम क्या है, इनका कैसे प्रारंभ हुआ, इनका कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मातृत्व लाभ अधिनियम ये मातृत्व की अवस्था में, प्रसूति की अवस्था में, प्रसूति मतलब कि जो महिलाओं की गर्भाधारण की स्थिति होती है, प्रसव के पहले या प्रसव के बाद जो महिलाओं की स्थिति होती है, उस स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का वेतन, महिलाओं को विनियोजित स्वास्थ्य संबंधित इत्यादि का प्रावधान करता है हमारा यह अधिनियम मातृत्व लाभ अधिनियम 1961।
अगर इसके प्रारंभ की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम जो लाया गया ये तमाम राज्यों द्वारा अलग अलग समयों में लाया गया। सबसे पहले मातृत्व लाभ अधिनियम जो लाया गया वो 1929 में मुंबई में लाया गया, जिसे मुंबई प्रसूति हित लाभ अधिनियम कहा गया। 1934 में आप देखिएगा 1934 में मद्रास में लाया गया। ठीक है, 1934 में कहां लाया गया दोस्तों? मद्रास में लाया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि बिहार में भी, है ना, बिहार में भी लाया गया। बिहार में यह जो अधिनियम लाया गया वह 1947 में लाया गया। तमाम राज्यों के द्वारा समय समय पर यह अधिनियम लाया गया। जब हमारा संविधान बना तो संविधान में भी आप देखिएगा कि आर्टिकल 42 के तहत प्रसूति को यानी कि मातृत्व को क्या है, सहायता करने संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है। तो प्रसूति संविधान में जब आप देखेंगे कि आर्टिकल 42 में इनकी व्याख्या की गई है कि प्रसूति की सहायता किया जाए मातृत्व की स्थिति में, प्रसव से पूर्व या प्रसव के बाद। तो अब ये जरूरत पड़ी कि एक केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए, और केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। तब जाकर के 1961 में एक केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाता है जिसे प्रसूति हितलाभ अधिनियम या जिसे मातृत्व हितलाभ अधिनियम कहा जाता है, जिसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहते हैं। ये इसके प्रारंभ एवं विकास संबंधित कुछ बातें, ये सारे मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था। अगर हम 1961 की बात करते हैं कि जो आपका मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 है, इसमें कुल 30 धाराएं हैं। यानी कि आप देखेंगे इसमें कुल 30 धाराएं हैं, 30 सेक्शन है। इन 30 धाराओं के बारे में आपको पढ़ना है और वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज के क्लास में हम इस 30 धाराओं पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सभी जगह मिल जाएंगे और हमारे द्वारा क्लास में भी आपको बताया गया है। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो संशोधन हुआ है 2017 में वो किन किन बातों को लेकर के हुआ है और इसके क्या सकारात्मक पक्ष है। जो संशोधन 2017 में हुआ है क्या यह सही है या गलत है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके नकारात्मक पक्ष क्या है, और इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है, आगे की क्या राह हो सकती है, आप क्या इसमें सुझाव दे सकते हैं कि अभी भी इस अधिनियम में क्या क्या जो प्रावधान है वो नहीं किए गए हैं। मतलब आप एक आलोचना कह सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखिएगा कि इस संशोधन अधिनियम के तहत हाल ही में सरकार द्वारा इस संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया। इसके द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में कई संशोधन किए गए। जो मूल कानून है वह मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है। मतलब जो संशोधन किया वो 1 अप्रैल 2017 से यह अधिनियम क्या है, प्रभावी है। चलिए अब आप देखेंगे कि क्या प्रावधान किए गए हैं संशोधन के तहत। मैं बार बार कह रहा हूं संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो चेंजेस किए गए हैं, जो संशोधन किया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है वह है मातृत्व अवकाश। जो कि आप अगर मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 का अवलोकन करेंगे, उसके प्रोविजन को पढ़ेंगे तो ये सेक्शन 5 में है, धारा 5 में मातृत्व अवकाश की प्रावधान करता है, उपबंध करता है। तो मातृत्व अवकाश में वृद्धि की गई है। यानी कि आप देखिएगा कि मातृत्व अवकाश की जो अवधि थी पहले 12 हफ्ता था। पहले मातृत्व अवकाश मतलब महिलाओं को गर्भाधारण के दौरान 12 सप्ताह का लाभ दिया जाता था, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद। प्रसव पूर्व मतलब बच्चे के जन्म से पहले, प्रसव बाद कहने का मतलब बच्चे के जन्म के बाद। तो पहले मात्र 12 सप्ताह का ही लाभ दिया जाता था, लेकिन 2017 में संशोधन करके इसे बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया गया। यानी कि मातृत्व लाभ की जो अब अवधि है वह 12 सप्ताह से बढ़ करके 26 सप्ताह हो गया है। यानी कि धारा 5 में संशोधन किया गया है और 12 सप्ताह के लाभ को 26 सप्ताह में बदल दिया गया है। अब मातृत्व लाभ का उपयोग डिलीवरी के अनुमानित तारीख से, मतलब बच्चे के जो जन्म की तारीख है उससे 8 सप्ताह पहले 6 सप्ताह था,
अब 8 सप्ताह हो गया लिया जा सकता है। शेष 18 सप्ताह लाभ बच्चे के जन्म के बाद प्राप्त होगा। यानी कि आप देखिएगा कि अगर पहले की बात करते हैं तो पहले 12 सप्ताह का लाभ था और 12 सप्ताह में 6 सप्ताह प्रसव के पूर्व था और 6 सप्ताह प्रसव के बाद था। अब बढ़ा करके इसे 26 सप्ताह कर दिया गया है। कुल मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह कर दिया गया है। इस 26 सप्ताह में आप देखेंगे कि जो 8 सप्ताह है ये प्रसव के पूर्व है, प्रसव के पूर्व है। प्रसव पूर्व कहने का मतलब कि जन्म से पहले का। 8 सप्ताह प्रसव पूर्व है और शेष जो 18 सप्ताह है ये प्रसव के बाद है, मतलब कि जन्म के बाद है, शिशु के जन्म के बाद। आप जोड़ेंगे तो 18 8 26 सप्ताह है। इस तरह से विभाजन किया गया है 26 सप्ताह के लाभ का। उसके बाद देखिएगा, अब इसमें भी कई कंडीशन है कि 26 सप्ताह का लाभ तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें कई शर्तें हैं। वो शर्तें हैं कि ऐसी औरतें या ऐसी महिलाएं जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं। अगर आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो फिर ये लाभ की अवधि कम हो जाएगी। अगर एक बच्चे हैं, यह लाभ जो 26 सप्ताह का है ये सिर्फ वैसे महिलाओं को मिलेगा जिनके एक बच्चे हैं, यानी कि पहले बच्चे पर 26 सप्ताह का लाभ मिलेगा। लेकिन जिनको अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उनके लिए मातृत्व लाभ 12 सप्ताह ही जारी रहेगा। 2 या 2 से अधिक बच्चे वाली महिलाओं को 12 सप्ताह का ही लाभ मिलेगा, 26 सप्ताह का लाभ नहीं मिलेगा। तथा यह डिलीवरी के 6 सप्ताह पहले लिया जा सकता है। ऐसी महिला जिसने कानूनी रूप से 3 महीने से कम बच्चे को गोद लिया है, जिन्होंने 3 महीने से कम बच्चे को गोद लिया। कई बार हम देखते हैं कि एडॉप्ट भी होता है, हम लोग गोद भी लेते हैं। तो जो गोद लेती है अगर कोई महिला किसी बच्चे को और उस बच्चे की आयु 3 माह से कम है, यानी कि 3 माह से कम बच्चे को अगर कोई महिला गोद लेती है, उस कंडीशन में भी 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। सिरगोट महिला, अगर किसी महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, वैसे स्थिति में भी 12 सप्ताह का लाभ दिया जाएगा। विधेयक में प्रावधान है कि नियोक्ता अवकाश के दौरान घर से काम करने हेतु किसी महिला को अनुमति दे सकता है। एक नया जो संशोधन इसमें किया गया है वह है वर्क फ्रॉम होम, घर पर काम करने की अनुमति। अगर नियोजक और महिला के बीच सहमति है और नियोजक अगर इसकी स्वीकृति देता है तो महिला वर्क फ्रॉम होम कर सकती है अपने छुट्टी के दौरान। तो ये प्रावधान भी नए प्रावधान हैं जो 2017 में किए गए हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन 2017 के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आप भूमिका में पहले इसे दर्शाइएगा कि हाल ही में जो 2017 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है, इसके तहत निम्न बातों को संशोधन किया गया है या निम्न उपबंधों को शामिल किया गया है। नंबर 1, अब मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई गई है 12 सप्ताह से 26 सप्ताह। 3 माह के या 2 या 2 से अधिक बच्चे के गोद लेने पर या सिरगोटे महिला को 12 सप्ताह का ही अवधि की प्रावधान करता है। तीसरा, वर्क फ्रॉम की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये आप इतने बातें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगला जो प्रावधान किया गया है वह है क्रेच की सुविधा, जो कि धारा 11A में है। अगर आप मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के पूरे 30 धाराओं को पढ़ेंगे, मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसमें 30 धाराएं हैं, तो उसमें जो सेक्शन 11 का ए है वह क्रेच की सुविधा का प्रावधान करता है और ये हाल ही में जोड़ा गया है। 11 का एक क्रेच की सुविधा, क्रेच कहने का मतलब शिशु गृह जहां पे शिशुओं को रखा जाए, यानी कि 50 या अधिक कर्मचारियों वाली संस्था को एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच की सुविधा देना आवश्यक है। मतलब वैसे प्रतिष्ठान जहां पर
50 से अधिक कामगार कार्य कर रहे हो तो वैसे प्रतिष्ठान में एक क्रेच की सुविधा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही महिला कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ महिला को मातृत्व के बारे में सूचित करना आवश्यक भी होगा। तो ये क्रेच की सुविधा है और ये क्रेच की सुविधा में मतलब इसे शिशुगृह कहा जाता है। यहाँ पे जो भी प्रसव के बाद महिला अगर काम में नियोजित होती है तो वो अपने शिशुओं के साथ प्रतिष्ठान में आ सकती है और शिशु को, जो उनके शिशु होंगे, शिशु कक्ष में यानी क्रेच में रखा जाएगा। उस क्रेच में एक मतलब कह सकते हैं प्रशिक्षु महिला होगी। वो महिला उस बच्चे का ख्याल रखेगी, रख रखाव करेगी और जो उनकी माँ होगी, मतलब कि जो बच्चे की माँ होगी, जो श्रमिक माँ होगी, वो समय समय पर 4 अंतरालों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए क्रेच में जाने की भी सुविधा है। वो क्रेच जा सकती है, बच्चे को अपनी दूध पिला सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये क्रेच की सुविधा का प्रावधान किया गया है सेक्शन 11 के ए में। ये सभी जो है बस आपके प्रावधान जोड़े गए हैं 2017 में। बाकी सारा का सारा वैसा ही है जो आप 1961 में देखते हैं। अब विधेयक का सकारात्मक पक्ष क्या है? आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि इस विधेयक में आपको क्या अच्छा लगता है तो देखिएगा, अच्छा यही लगता है कि 26 सप्ताह का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 14 सप्ताह के प्रावधान से अधिक है। ILO, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, उनके द्वारा जो प्रावधान किया गया है मातृत्व अवकाश के संबंध में, वह 14 सप्ताह ही है। मतलब ILO अपने प्रावधान में 14 सप्ताह के ही लाभ की प्रावधान करता है, जबकि हमारा भारत मातृत्व हित लाभ अधिनियम में 26 सप्ताह का प्रावधान करता है, यानी कि ILO से ये अधिक अवकाश की अवधि दे रहा है। दूसरा क्या है, इससे संगठित क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। संगठित क्षेत्र की जो महिला कर्मचारी हैं उसको काफी लाभ होगा। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी की दर में वृद्धि होगी। महिलाओं को जब सुरक्षा मिलेगा, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित मिलेगा, महिलाओं को सवैतनिक अवकाश मिलेगा, तो महिला कार्य के प्रति रुचि लेगी और वो उनकी कार्य के दर में वृद्धि होगी। यह संशोधन महिलाओं की जो आय सुरक्षा है उसको प्रदान करता है, मतलब महिलाओं की जो आय है उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। 26 सप्ताह के अवकाश में मां बच्चे को बेहतर देखभाल एवं स्तनपान करा सकेगी। जो 26 सप्ताह की अवधि मिला है, छुट्टी मिली है, इस 26 सप्ताह में महिला अपने बच्चों के साथ समय बिता सकेगी और जिसके कारण बच्चों को भी अच्छा से विकास, बच्चे का भी अच्छा से विकास होगा, उसका सही समय पर स्तनपान होगा, देखभाल होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे के पोषण स्तर में सुधार होगा तथा महिला के स्वास्थ्य में भी क्या होगा, सुधार होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके सकारात्मक पक्ष हैं जो पॉजिटिव सेंस है, लेकिन इसके निगेटिव सेंस भी है। निगेटिव सेंस क्या है? तो निगेटिव सेंस यही है कि संशोधन में एकल पिता एवं ट्रांसजेंडर द्वारा बच्चे गोद लेने के प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा गया है। मतलब कई बार माता नहीं रहने पर पिता के द्वारा गोद लिया जाता है, इसे पैटर्निटी कहते हैं। तो पैटर्निटी के संबंध में कोई अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है। ट्रांसजेंडर द्वारा बच्चे को गोद लेने के संबंधित भी कोई प्रावधान है। अगर कोई ट्रांसजेंडर द्वारा किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उनके संबंध में किसी भी छुट्टी की अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा देखिएगा, महिलाओं को 26 सप्ताह का अवकाश देने की बाध्यता के परिणाम स्वरूप नियोक्ता पुरुष कर्मचारियों को वरीयता देंगे, जिससे रोजगार में लिंग अंतराल बढ़ेगा। अब ये अधिनियम का एक और नकारात्मक पक्ष है कि यह जो 26 सप्ताह का लाभ दिया गया है, इससे लिंग अंतराल बढ़ेगा, जेंडर भेदभाव बढ़ेगा। कोई भी कंपनी का मालिक महिलाओं को नियुक्ति करने में हिचकिचाएगा। आप ही समझिए कि आप एक कंपनी का मालिक हैं, क्या आप किसी भी श्रमिक को 26 सप्ताह सवैतनिक अवकाश दे सकते हैं? आपका जो बोझ होगा नियोजक के ऊपर वो क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे में नियोजक महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को रोजगार में रखने का अधिक वरीयता देगा। और इसीलिए जो टीम लीज का रिपोर्ट आया है, टीम लीज का रिपोर्ट आप देखिएगा तो लगभग
3 से 4 करोड़ महिलाओं का रोजगार छीना जा चुका है। ये जब से संशोधन हुआ है, यानी कि 4 वर्षों में टीम लीज का ये अनुमान है कि 3 से 4 करोड़ महिलाएं अब रोजगार से वंचित हो गई है, इसके कारण से क्योंकि पुरुष नियोक्ता के द्वारा उसको नियुक्ति नहीं दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि 26 सप्ताह का जो लाभ दिया जाएगा वो सिर्फ नियोजक पर ही दिया जाएगा, नियोजक के द्वारा ही दिया जाएगा। तो नियोजक ये बोझ नहीं उठाना चाहेगा। ऐसे में नियोजक महिला कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करेगा। वो चाहेगा कि हमारे प्रतिष्ठान में ज्यादा से ज्यादा पुरुष कर्मचारी शामिल हो। उसके बाद देखिएगा, संशोधन में महिला की पहचान प्रमुख देखभालकर्ता के रूप में की गई है, जबकि पिता की भूमिका की उपेक्षा हुई है। मतलब पिता का कोई भी यहां पे स्थान नहीं दिया गया है, जबकि बच्चे के पोषण में या बच्चे के भरण पोषण में, लालन पालन में पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि 26 सप्ताह का जो आप देखेंगे, 26 सप्ताह का जो पूर्ण वेतन का भुगतान है वो नियोक्ता के लागत में अत्यधिक वृद्धि करेगा। परिणाम स्वरूप महिला हेतु उपलब्ध रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो 26 सप्ताह का लाभ है, मैंने कहा ये नियोक्ता के ऊपर एक बोझ का काम पड़ेगा। नियोक्ता मतलब जो नियुक्ति करेगा, जो कंपनी का मालिक होगा, उसके ऊपर एक बोझ का काम करेगा और वो महिला की नियुक्ति करने में हिचकिचाएगा। अवकाश प्राप्त माताएं शिशु की देखरेख एवं पोषण की अपेक्षा घरेलू कामों में समय जाया करेगी, जिससे अधिनियम का उद्देश्य प्रभावित होगा। यह भी एक प्रकार का नकारात्मक पक्ष है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इनके क्या है, नकारात्मक पक्ष है। ऐसे में अब आगे की राह क्या हो सकता है, इसमें क्या सुझाव आप देख सकते हैं। देखिएगा, संशोधन को असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं तक विस्तार किया जाना चाहिए। जहां तक मैंने कहा कि लगभग 93% अभी भी श्रमिक जो है वह असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। 93% असंगठित क्षेत्र में संलग्न है। एक श्रमिक का एक बहुत बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र में है, लेकिन यह प्रावधान सिर्फ और सिर्फ संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को ही सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में सरकार को यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में प्रावधान करने की आवश्यकता है। उसके बाद संशोधन द्वारा 26 सप्ताह के अवकाश के कारण नियोक्ताओं पर अधिक बोझ बढ़ेगा। 26 सप्ताह का लाभ नियोजक देगा अपने पॉकेट से, तो नियोजक पर अधिक बोझ बढ़ेगा। ऐसे में सरकार इस स्थिति में ऐसा मॉडल अपना सकती है जिसमें आधा खर्च सरकार और आधा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, अगर आप स्विट्जरलैंड में देखेंगे, ब्रिटेन में देखेंगे, तो वहां पर जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है, उस मातृत्व अवकाश की अवधि का जो वहन किया जाता है वह सरकार, निजी संगठनों द्वारा या फिर आप देखिएगा नियोक्ता द्वारा, इन तीनों द्वारा मिला करके दिया जाता है, ताकि नियोजक के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, नियोजक के ऊपर दबाव ना पड़े। लेकिन भारत में ये जो प्रावधान किया गया है, ये साफ तौर पर नियोजक के माथे के ऊपर ठेप दिया गया है कि आप इसका वहन करें। तो सरकार को ऐसे में चाहिए कि नियोजक के माथे पर से कुछ बोझ को हल्का करना चाहिए। और ये जो 26 सप्ताह का लाभ है, इस 26 सप्ताह के लाभ में 13 सप्ताह का लाभ सरकार नियोजित करे, मतलब सरकार दे, और 13 सप्ताह का लाभ जो है वो नियोजक दे। ऐसे में नियोजक के ऊपर जो बोझ होगा वो कम होगा और फिर जो लैंगिक भेदभाव होगा वो भी कम होगा। उसके बाद बच्चों की देखभाल हेतु पिता की भूमिका को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे रोजगार में क्या आएगा, समानता आएगा। उसके बाद देखिएगा, विभिन्न देशों में प्रचलित प्रावधानों की तरह अवकाश में माता पिता दोनों की साझेदारी बनाया जा सकता है। मतलब माता और पिता दोनों की साझेदारी बनाया जा सकता है, दोनों को इस अवकाश की अवधि में शामिल किया जा सकता है। तो ये आप आगे की राह में शामिल कर सकते हैं। और इसी को लेकर के हमारा आज ये क्लास था कि 2017 में संशोधन हुआ है, वह संशोधन के आलोक में
क्या क्या प्रावधान किया गया है, उसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, उनके क्या नकारात्मक पक्ष हैं और सुझाव क्या है, क्योंकि क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। और जो भी ऐसा अगर लिखे होंगे उनका नंबर बेहतर आया होगा, और जो मार्केट के नोट से रटे रटाए बात को लिखे होंगे, सिर्फ प्रावधान लिख दिए होंगे 1 से लेकर के 30 तक जो सेक्शन में बात किया गया है, तो उनका नंबर कम आएगा। तो हमारे कहने का उद्देश्य है कि नंबर अच्छा पाना है तो आपको इसे करंट से जोड़ करके लिखना होगा। तो आज का क्लास हमारे एसडब्ल्यू के संदर्भ में इतना ही। फिर आगे जो भी अपडेशन हुआ है मैं कोशिश करूंगा वे सारे क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवाऊं। तो अगर आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, एलएसडब्ल्यू पूरे 30 दिन में समाप्त करना चाहते हैं, तो नंबर मैं आपको बता ही दिया हूं, फिर से बता देता हूं 7909014952। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको गुड बाय, जय हिंद।